नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 96th क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हमने उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया है, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है, उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट्स थे उनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो रही है 1942 में। कुमाऊं में जो कमिश्नर था उस समय, इसका नाम था JC एक्टन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। JC एक्टन की बात करें तो 1941 से लेकर 1943 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा था। जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है जैसे असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इस समय कौन थे? जब भारत में असहयोग आंदोलन चला 1920 में, उस समय कुमाऊं का कमिश्नर P विंडम था। ठीक है। जब स्वदेशी आंदोलन चला उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कैंपबेल था, और जब भारत आजाद हुआ तब कुमाऊं का कमिश्नर W फिनले था। ठीक है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं आपको साथ साथ में बताते हुए भी चलता हूं कौन सा क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी अनुवाद ये किया था हरिराम त्रिपाठी के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और किस वर्ष में इन्होंने इसका अनुवाद किया था? 1906 में किया था। ये भी पेपर में पूछा जाता है, वर्ष बताइए। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही आपका वंदे मातरम गीत काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इसका कुमाऊनी अनुवाद किसने किया है? हरिराम त्रिपाठी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित कर कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया था? गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था? 1790 में। और गढ़वाल पर कब किया था? गढ़वाल पर इन्होंने 1804 में किया। तो 1804 में गढ़वाल और 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता। कुमाऊं को जीतने के क्रम में इन्होंने महेंद्र चंद को पराजित किया था। महेंद्र चंद अंतिम चंद राजा है। 1790 में एक छोटा सा युद्ध इसके खिलाफ लड़ते हैं गोरखा, जिसे कहा जाता है हवाला बाग का युद्ध। इस युद्ध में महेंद्र चंद की पराजय हो जाती है, ये यहां से चला जाता है और कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। ठीक है। जब कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हुआ उस समय नेपाल का शासक कौन था? कुमाऊं का तो कौन था? महेंद्र चंद। नेपाल का शासक उस समय रणबहादुर शाह था। इसका नाम भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। और किस युद्ध में पराजित हुआ था महेंद्र चंद? हवाला बाग का युद्ध। कब हुआ? 1790 में। गोरखाओं को आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? सभी जानते हैं, हर्षदेव जोशी ने दिया था। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, उत्तराखंड का चाणक्य भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृत्तांत में मिलता है? यह क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के जो चंद राजा थे, इनकी बहादुरी का वर्णन तारीख ए दाऊदी जो रचना है इसमें हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब दिल्ली में सूरवंश की स्थापना होती है, शेरशाह सूरी वहां का शासक बनता है। सूरवंश का एक विद्रोही था, उस विद्रोही का नाम था खवास खान। पेपर में बन सकता है सूरवंश के कौन सा विद्रोही था जिसने कुमाऊं में शरण ली? वो था खवास खान। और इसको किस चंद राजा ने शरण दी? इसको शरण दी थी माणिक चंद ने। ठीक है, ये एक चंद राजा था। तो सूरवंश के विद्रोही खवास खान को किसने शरण दी? माणिक चंद ने। और माणिक चंद का उल्लेख यानी उसकी बहादुरी का उल्लेख इस किताब में किया गया है, तारीख ए दाऊदी किताब। यह किताब काफी महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है मध्यकाल की। अब्दुल्ला की यह किताब है। ठीक है। तो इसका रचयिता कौन है? अब्दुल्ला इसका रचयिता है। और इसमें किस चंद राजा का उल्लेख है? माणिक चंद का। और किस बारे में है? कि इसने सूरवंश के विद्रोही खवास खान को अपने यहां पर शरण दी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस किले को लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो लंदन फोर्ट किला ये कहते हैं सिमलगढ़ के किले को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो सिमलगढ़ का किला है आपका, ये पिथौरागढ़ में स्थित है और इस किले का निर्माण गोरखाओं ने करवाया था। जब यहां पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? लंदन फोर्ट कर दिया। इसको ध्यान रखेंगे।
लाल मंडी किले की बात करें तो लाल मंडी का किला आपके अल्मोड़ा में है और इसको बोला जाता है फोर्ट मोएरा। तो फोर्ट मोएरा के नाम से लाल मंडी किले को जानते हैं और लंदन फोर्ट के नाम से सिमलगढ़ के किले को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गुफा को अजंता एवं एलोरा की गुफा के समान माना जाता है? इनमें से कौन सी गुफा है जिसकी तुलना अजंता और एलोरा की गुफाओं से होती है? सही आंसर है आपका पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा आपके पिथौरागढ़ में है और इसकी तुलना अजंता और एलोरा की गुफाओं से होती है। माना जाता है इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। किस गुफा के बारे में यह माना जाता है? पाताल भुवनेश्वर गुफा। ठीक है, नेक्स्ट है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ धाम को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग बोला गया है। क्वेश्चन आता है भृंगतुंग किसका नाम है? केदारनाथ धाम का नाम है। ठीक है, केदारनाथ धाम में भगवान शिव के किस पार्ट की पूजा होती है? उनकी पीठ की पूजा, पृष्ठभाग की पूजा यहां पर की जाती है। केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? यह क्वेश्चन भी आता है। यह आपके कत्यूरी शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इसका प्राचीन ग्रंथों में क्या नाम मिलता है? भृंगतुंग नाम मिलता है। जो थल केदार नामक जगह है आपकी, थल केदार आपके पिथौरागढ़ में है और इसी का दूसरा नाम है केदार जीव। तो इन दोनों को भी आपने नोट साथ में करना है। ठीक है, इस सीरीज से आपका यही फायदा होता है, उत्तराखंड का हम रिवीजन करते हैं, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यूज यहां पर होते हैं, उनके एमसीक्यूज के साथ साथ डिटेल भी हम कवर करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है, बलडंग आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो देखिए, आभूषणों को लेकर भी सवाल आपके बनते रहते हैं। बलडंग आभूषण की बात करें, इसको गले में पहना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गले में पहने जाने वाले और कौन कौन से आभूषण हैं? एक है आपका तिलहरी आभूषण। तो तिलहरी आभूषण कहां पहना जाता है? गले में पहना जाता है। एक है आपका हंसुला। हंसुला भी कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। और एक है चरे, जिसे चरियो भी लिखा जाता है, इसको भी गले में पहनते हैं। ठीक है, कुछ आभूषण ऐसे जो नाक में पहने जाने वाले हैं, जैसे आपका बुलाक है। बुलाक आभूषण कहां पहनते हैं? नाक में पहना जाता है। एक होती है आपकी फुली, तो फुली भी कहां पहनी जाएगी? नाक में। कान की बात करें, कान वाले आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कान में आता है आपका तुगियल, बहुत बार पेपर में आया है तुगियल आभूषण। इसके अलावा गोरख आभूषण और इसके अलावा मुरखली आभूषण कहां पर पहने जाते हैं? ये तीनों के तीनों कान में पहने जाते हैं। ठीक है, और अगर हम पैरों की बात करें तो पैरों के दो प्रमुख हैं जो आपको याद करने हैं, एक आपका पौंटा और एक आपका कंडवा। ठीक है, इनके साथ साथ इमरती, जिसको पायल कहते हैं सिंपल भाषा में, सब कहां पहने जाएंगे? पैरों में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो उत्तराखंड में जो त्वरित न्यायालय हैं, जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा जाता है, इनकी स्थापना 2001 में की गई थी। पेपर में पूछा गया है, अप्रैल 2001 में राज्य के अंदर 45 त्वरित न्यायालयों की स्थापना करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राज्य का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है आपका वर्तमान में, देखिए पहला वाला डेटा भी आपको साथ साथ में याद करना है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, पहले का ही डाटा एग्जाम में दे देता है, जैसा उसने हाल ही में किया था। पहले के अनुसार तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? उत्तराखंड का 58। लेकिन आपको लेटेस्ट भी याद करने हैं, दोनों याद होने चाहिए। वर्तमान में उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH7 है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लगभग 400 किलोमीटर के करीब इसकी कुल लंबाई है और यह उत्तराखंड का सबसे लंबा हाईवे है। सबसे छोटे नेशनल हाईवे की बात करें वर्तमान में, वो आपका 307 है, मात्र 7.5 किलोमीटर ये लंबा है और उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले सबसे छोटा राजमार्ग 72A था। ठीक है, तो पहले के ये दोनों हैं और वर्तमान के आपके ये दोनों हैं। ठीक है, जो आपके 4 धाम हैं वो किस किस हाईवे पर बसे हैं? अगर हम वर्तमान के डेटा के अनुसार बात करें, वर्तमान में जो गंगोत्री धाम है आपका, वो NH34 पर स्थित है। अगर हम यमुनोत्री की बात करें, यमुनोत्री धाम आपके NH134 पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम आपके NH7 पर स्थित है और केदारनाथ धाम आपके 107 पर है। तो इनको भी आपने याद करना है, 4 धामों के हाईवे पूछ लेता है। नेक्स्ट है, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए, गढ़वाल समाचार की अगर हम बात करते हैं, गढ़वाल मंडल का यह पहला समाचार पत्र माना जाता है। गढ़वाल समाचार आपके 1902 में आया था सबसे पहले। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कहां से होता था? इसके 2 लोकेशन और 1 जिला आपने याद करना है। जिला पूछेगा तो सिंपल है, पौड़ी जिले से यह आता था।
दो लोकेशन याद करनी है। सबसे पहले जब ये 1902 में आया तो ये आपके लैंसिडॉन से छपता था, ठीक है। केवल 2 साल चला, 1904 में आके अखबार बंद हो गया। बाद में आप जानते हैं 1912 में स्टोवल प्रेस की स्थापना होती है और इस स्टेबल प्रेस के माध्यम से 1913 में इस अखबार को, गढ़वाल समाचार को दोबारा से निकाला गया और दोबारा ये आपके दुगड्डा से आता था। तो पहली बार लैंसिडॉन से, दूसरी बार दुगड्डा से, ठीक है। गिरिजादत्त नैथानी इसके संपादक थे दोनों बार। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से गलत कौन सा है, चलिए यहां पर देखते हैं। एक तरफ आपको बांध दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी नदियां दी हैं। क्या टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगरा नदी पर है? ये आपका सही है। किसाऊ डैम टोंस नदी पर है, ये भी आपका सही है। कोटेश्वर डैम आपके सरयू नदी पर नहीं है। कोटेश्वर बांध आपके टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो किस नदी पर है कोटेश्वर डैम? आपकी भागीरथी नदी पर। बहुत बार आता है कोटेश्वर बांध कहां है, आप कहेंगे टिहरी गढ़वाल के अंदर स्थित है। लखवाड़ बांध आपके यमुना पर है, यह भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है पौरव काल में विदेश मंत्री के समान अधिकारी कौन होता था? तो पौरव काल में विदेश मंत्री के समान जो अधिकारी होता था उसे संधि विग्रहक कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हाल ही में पेपर में आपसे सुपकारपति पूछा गया था। सुपकारपति कौन होता था? प्रधान रसोइया होता था, ठीक है। कटुक की बात करें तो कटुक आपके गुप्तचरों को कहा जाता था और प्रतिहार की बात करें तो जो महाअंगरक्षक होते थे उसको कहा जाता था प्रतिहार, ठीक है। जो टैक्स ऑफिसर होते थे, कर अधिकारी, उनको भौगिक कहा जाता था पौरव काल में, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में पहला वन बंदोबस्त कब किया गया था? देखिए जल्दबाजी में इसको भूमि बंदोबस्त में आपने टिक नहीं करना है। राज्य का पहला भूमि बंदोबस्त तो 1815 में होता है, गार्डनर करता है, लेकिन यहां पर वन बंदोबस्त पूछा है। राज्य का पहला वन बंदोबस्त हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था और यह किया गया था 1861 में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वन बंदोबस्त किसने किया और कब किया, दोनों पेपर में आते हैं, आपने ध्यान रखना है। टिहरी की अगर हम बात करें, टिहरी में भी आपका वन बंदोबस्त किया गया था। टिहरी में पहला वन बंदोबस्त 1897 में किया गया था, ठीक है। अगर भूमि बंदोबस्त पूछेगा टिहरी का, आप जानते हैं 1823 में हुआ था, लेकिन वन बंदोबस्त पहला टिहरी का 1897 में हुआ। नेक्स्ट है प्रेमी पथिक और रचना रंजन किसकी रचनाएं हैं? काफी फेमस रचनाएं हैं, बहुत बार पेपर में आई हैं। ये दोनों रचनाएं तोता कृष्ण गैरोला की हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तोता कृष्ण गैरोला को प्रथम गढ़वाली पद लेखक माना जाता है। क्वेश्चन आएगा प्रथम गढ़वाली पद लेखक कौन है, आप कहेंगे तोता कृष्ण गैरोला। इनकी फेमस रचनाएं हैं प्रेमी पथिक और रचना रंजन। इसके अलावा तात घनानंद, ये भी इन्हीं की रचना का नाम है, ठीक है। जो प्रेमी पथिक है इनकी ये गढ़वाली रचना है, बाकी दोनों इनकी हिंदी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता ये कहा जाता है चंद्रमोहन रतोड़ी को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर क्वेश्चन होता गढ़वाल जन जागरण का पिता किसको कहते हैं, तो जन जागरण का पिता तारादत्त गैरोला को कहते हैं, लेकिन पुनर्जागरण का पिता चंद्रमोहन रतोड़ी को कहते हैं। पेपर में बन सकता है, ठीक है। तारादत्त गैरोला को गढ़वाल का महर्षि भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और गढ़वाल जन जागरण का पिता या जन जागरण का पितामह भी इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी एक काफी फेमस किताब है गढ़वाल वर्णन, और इस किताब को लिखा है हरिकृष्ण रतोड़ी ने, जिनकी फेमस किताब है गढ़वाल का इतिहास। जैसे पेपर में आता है ना कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है, आप कहते हैं बदिदत्त पांडे ने। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतोड़ी ने लिखा है और इन्हीं की एक और इंपॉर्टेंट रचना है गढ़वाल वर्णन, ठीक है। इसके अलावा एक और इनकी रचना का नाम याद करेंगे, नरेंद्र हिंदू लॉ। ये रचना भी किसकी है? हरिकृष्ण रतोड़ी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था? हर की पैड़ी आपके हरिद्वार में है और इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। देखिए राजा विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे उनका नाम था भर्तहरि। भर्तहरि ने यहां पर आकर तपस्या करी और उन्हीं की स्मृति में यहां पर भर्तहरि की पैड़ी का निर्माण कराया था राजा विक्रमादित्य ने, जो बाद में जाकर नाम क्या हो गया? हर की पैड़ी नाम यहां पर हो गया। तो किसने करवाया है? राजा विक्रमादित्य। बाद में हरिद्वार का और इस हर की पैड़ी का पुनर्उद्धार, जीर्णोद्धार किसने करवाया? राजा मानसिंह ने करवाया। तो किसकी याद में किया गया है? भर्तहरि। किसने करवाया है? विक्रमादित्य। और जीर्णोद्धार किसने करवाया? राजा मानसिंह, ठीक है। नेक्स्ट है देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है।
देहरादून में आपके 4 सिद्ध पीठ हैं। दत्तात्रेय भगवान के जो 84 सिद्ध पीठ हैं उनमें से 4 आपके देहरादून में हैं। इसमें आपके लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध शामिल हैं। जो चौथे हैं उनका नाम है कालू सिद्ध। तो भैरव सिद्ध इनमें शामिल नहीं है जो देहरादून में आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जनजाति द्वारा होली पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है? यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। देखिए, होली पर खिचड़ी नृत्य करती है थारू जनजाति। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। थारू जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। थारू जनजातियों को किरात वंश का माना जाता है। यह भी पेपर में आता है, किस वंश का माना जाता है या कौन सी जनजाति है जिन्हें किरात वंश माना जाता है? थारू जनजाति। थारू जनजाति का एक काफी फेमस त्यौहार है बजहर त्यौहार। होली के अवसर पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।